Hi friends, welcome again to PG Educator, our small and cute educational channel। आज हम देखने वाले हैं 10th वालों का साइंस चैप्टर का नेम है ग्रेविटेशन, जिसका हैशटैग 2 वीडियो हम देखने वाले हैं। यानी इसके पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया है, केपलर्स के लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, वेट क्या होता है, मास क्या होता है, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है। उसके बाद हमने देखा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट वीडियो में देखी थी फ्रेंड्स। फर्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में और वो देख लीजिए। तो आज हम देखने वाले हैं उसके कुछ आगे के पॉइंट्स और कंप्लीट करने वाले हैं ग्रेविटेशन के इस प्यारे से चैप्टर को। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ मून। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पर वेट कितना होगा। अब आपको ये तो पता होगा कि अर्थ का जो साइज़ है वो मून के साइज से क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। यानी सपोज ये अर्थ है और ये मून है। अब साइज ऑफ अर्थ इज़ ग्रेटर देन द साइज ऑफ मून। अब अर्थ का साइज ज़्यादा है, मून का कम, तो मून का मास क्या होगा, मून का मास अर्थ से कम होगा। इसलिए मास ऑफ अर्थ इज ग्रेटर देन मास ऑफ मून। यानी कि मून का साइज भी छोटा है, इसलिए मून का मास क्या होगा, मून का मास ये अर्थ के मास से कम होगा। और इसीलिए इसीलिए ये जो मून है, इसीलिए मून कम फोर्स एक्सर्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर। अर्थ के मामले में मून क्या करता है, कम फोर्स एक्सर्ट करता है, क्योंकि उसका मास कम है, उसका मास कम है। और यह देखिए, यह वही मैंने डिनोट किया है, द मास ऑफ द मून इज लेस देन द मास ऑफ द अर्थ, सो द मून एक्सर्ट्स लेसर फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट देन द अर्थ। अगला पॉइंट हम देखेंगे, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। यानी कि सपोज वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून ये क्या होगा, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 इंटू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। सपोज वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज इक्वल टू 60 न्यूटन। अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसका वेट अर्थ पर 60 न्यूटन है, तो आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका वेट मून पर कितना होगा। देयरफॉर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू 1/6 इंटू 60। 6 1 जा 6 एंड 6 10 जा 60। सो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इक्वल टू 10 न्यूटन। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट अगर अर्थ पर 60 न्यूटन है, तो उसी का वेट मून पर 10 न्यूटन होगा। तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट, एंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज द फोर्स विथ विच द मून अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। अब ये तो डेफिनेशन से ही हमें समझ में आता है। अब हमने कल जो फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर का, उसमें देखा था कि वेट क्या है। वेट एक फोर्स है जो अर्थ एक्सर्ट करती है किसी ऑब्जेक्ट पर। अब उसे हम कहते हैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। तो अब वहाँ क्या हम लेंगे, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। यानी कि ये क्या होगा, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, ये भी एक फोर्स ही होगा, लेकिन वो कौन एक्सर्ट करेगा, वो मून एक्सर्ट करेगा किसी ऑब्जेक्ट पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे हम कैलेस्टियल बॉडीज, मास और उनकी रेडियस। फर्स्ट है अर्थ। अर्थ का जो मास है वो है 5.98 इंटू 10⁻24 kg। लेकिन आगे आप जो भी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उसमें आपको जो अर्थ है, मास ऑफ द अर्थ लेना है 6 इंटू 10⁻24 kg।
और रेडियस है, अर्थ की रेडियस है 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर। मून का जो मास है वो है 7.36 इंटू 10⁻22 kg। और मून की जो रेडियस है वो है 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला पॉइंट हम देखने वाले हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल होता क्या है? फ्री फॉल होता क्या है? अब आपको इसके नाम पे से इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि फॉल यानी क्या। फॉल यानी क्या होता है? फॉल यानी गिरना। फॉल यानी गिरना और फ्री यानी एकदम फ्रीली, यानी कोई बंधन नहीं, कोई अपोजिशन नहीं, बिना अपोजिशन के गिरना, यानी कि फ्री फॉल। अब हम उसकी प्रोफेशनल डेफिनेशन देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट टॉवर्ड्स इट। अर्थ में क्या होता है? अर्थ के सेंटर पे से ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, जिसकी वजह से अर्थ क्या करती है? किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी तरफ अट्रैक्ट करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी तरफ अट्रैक्ट करती है। So, whenever an object falls towards the earth, it falls under the influence of the gravitational force. And if only gravitational force act on the object during its free fall, then such a motion of an object is said to be free fall motion. सो ये है इसकी प्रोफेशनल डेफिनेशन। अब आपको मैं देता हूँ इसका एक्सप्लेनेशन, एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम इसका एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। अब देखिए, सपोज ये क्या है? ये अर्थ है। सपोज हमने ले लिया कि ये अर्थ है। अब ऊपर ऊपर यहाँ एक ऑब्जेक्ट है। सपोज यहाँ एक ऑब्जेक्ट है जिसका जो मास है वो यम है। अब क्या होगा कि अर्थ का ये जो सेंटर है फ्रेंड्स, अर्थ के सेंटर पे से क्या हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स ये जो ऑब्जेक्ट है इसको क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ से जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स इस ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ खींचेगा। और जब ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट होगा, जब ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट होगा, तब उस पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स एक्सर्ट होने वाला है? सिर्फ और सिर्फ अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट होगा। और वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऊपर से सीधा अर्थ पर गिरेगा। सो इस केस में क्या हो रहा है? आप देख सकते हैं कि इसको किसी भी अनदर फोर्स का अपोजिशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के अट्रैक्शन की वजह से ये जो बॉडी है ये क्या हो रही है? ये अर्थ की तरफ आ रही है। तो इस मोशन को, जब ये बॉडी अर्थ की तरफ आएंगी तो इसको जो मोशन होगा उसे कहते हैं फ्री फॉल मोशन। और इस बॉडी को कहते हैं फ्री फॉल बॉडी, फ्री फॉल बॉडी। सो आगे देखते हैं। In a free fall, the initial velocity of the object is zero and goes on increasing due to the acceleration due to gravity of the earth. During free fall, the frictional force due to air oppose the motion of the object, and the buoyant force also acts on the object. Thus, true free fall is possible only in a vacuum. आगे हम देखेंगे, for a free falling object, the velocity on reaching the earth and the time taken for it can be calculated by using Newton's equations of motion. अब मैं आपको इसका मीनिंग समझा देता हूँ। मीनिंग आपको बस इतना लेना है कि देखिए फ्रेंड्स, जब भी कोई बॉडी, सपोज हम लेते हैं ये अर्थ है और ये क्या है? ये एक बॉडी है जिसका मास यम है। जब भी ये बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ में जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है अर्थ, उसकी वजह से जब ये बॉडी क्या होंगी? अर्थ पे आएंगी, तब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी यू है वो क्या रहती है? 0 मीटर पर सेकेंड। यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहती है इसकी? इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड रहती है, जो कि जैसे जैसे ये बॉडी नीचे की तरफ आएंगे, जैसे जैसे ये बॉडी नीचे की तरफ आएंगी, ये वेलोसिटी क्या होती जाएंगी? बढ़ते जाएंगी।
बढ़ती जाएंगी। क्यों बढ़ती जाएंगी? क्योंकि जैसी जैसी ये बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी सेंटर ऑफ द अर्थ के पास आएंगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्सर्ट हो रहा है बॉडी पे वो क्या होते जाएगा, वो इंक्रीज होते जाएगा, वो इंक्रीज होते जाएगा, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी भी बढ़ती जाएंगी। अब ये जो वेलोसिटी होंगी इस ऑब्जेक्ट की ये जो वेलोसिटी होंगी इस ऑब्जेक्ट की, ये हम न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसका यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? तो हम आगे देखने वाले हैं। इसकी वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे यह हम आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं फॉर फ्री फॉल द इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 एंड द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ये। अब एक्सेलरेशन का क्या फंडा है वो मैं समझा के देता हूँ। ले लीजिए, अब ये जो है ये अर्थ है और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। अब जब भी ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा तो ए इज इक्वल टू हमेशा जी होगा, लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे से ऊपर की तरफ जाएगा तब उस ऑब्जेक्ट के लिए ये इज इक्वल टू माइनस जी होगा। माइनस जी इसलिए क्योंकि ये अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इस ऑब्जेक्ट को कैसे खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। सो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से इस ऑब्जेक्ट के लिए ए इज इक्वल टू माइनस जी होगा। तो आगे देखते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। जो मैंने अभी आपको बताया वही है, दैट इज in a direction opposite to the velocity and is taken to be minus g. The magnitude of g is same but the velocity of the object decreases because of this negative acceleration. The moon and the artificial satellites are moving only under the influence of the gravity. जो कि अब आप समझ गए होंगे कि जो भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स यानी क्या, यानी जो मैनमेड ऑब्जेक्ट हमने स्पेस में लॉन्च किए हैं अर्थ के ऑर्बिट में, जिसके वजह से ये सारा कम्युनिकेशन सिस्टम चलता है। यानी कि आप अभी यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं किसकी वजह से, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट की वजह से। आज हम कंप्यूटर से, मोबाइल से किसी भी इंफॉर्मेशन को एकदम झट से निकाल सकते हैं, वो किसकी वजह से, इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट की वजह से। तो ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है और मून है, ये क्या करते हैं, अब देखिए ये क्या है, ये अर्थ है, ये जो है ये सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है जो अर्थ की ऑर्बिट में घूम रहे हैं और ये मून है। अब ये मून अब क्या है, ये जो मून है और ये सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो है ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ना इसमें ही घूम रहे हैं। सो इसलिए ये सब क्या है, ये सब भी फ्री फॉल में है, ये सब भी क्या है, फ्री फॉल में है। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि ये फ्री फॉल में है तो ये अर्थ पे गिरते क्यों नहीं है भाई? अगर ये फ्री फॉल में है तो इनको क्या जादू, इनको क्या भगवान का वरदान मिला है जो ये अर्थ पे नहीं गिरते? सो फ्रेंड्स, इसका रीज़न है कि उनकी वेलोसिटी, उनके ऑर्बिट में उनकी वेलोसिटी है। यानी कि मून, अब मून आपको पता होगा कि वो अर्थ का चक्कर लगाता है, लेकिन मून अर्थ का चक्कर लगाते लगाते खुद का भी चक्कर लगाता है, यानी कि वो खुद के भी एक्सिस पर, अब ये मून है, ये क्या है फ्रेंड्स, ये क्या है, ये मून है, वो खुद के भी एक्सिस पर क्या करता है, रोटेशन करता है, घूमता रहता है, जिसकी वजह से उसको वेलोसिटी प्राप्त होती है, उसको वेलोसिटी मिलती रहती है। और उस वेलोसिटी के वजह से ही मून फ्री फॉलिंग स्टेट में होने के बावजूद भी वो मून जो है वो अर्थ पे नहीं गिरता। और सैटेलाइट का भी सेम ऐसा ही है, वो भी घूमते रहते हैं तो उनकी क्या होती है, उनके ऑर्बिट में उनकी वेलोसिटी होती है, उस वो वेलोसिटी उनको अलो नहीं करती अर्थ पे गिरने पे, लेकिन वो फ्री फॉलिंग स्टेट में होते हैं। यानी उनकी वेलोसिटी, यही एक रीज़न है कि ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और मून फ्री फॉलिंग स्टेट में होने के बावजूद भी वो अर्थ पर नहीं गिरते। तो चलिए देखते हैं अब न्यूटन के इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग द फ्री फॉल। पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू
GT। अब ये इक्वेशन आया कैसे, तो आपको साइड में बता दूं, आपको पता होगा न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन क्या है, V इज इक्वल टू U प्लस GT। अब आप एक बात ध्यान में रखिए, फ्री फॉलिंग फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए जो है U इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड होता है। अभी अभी मैंने आपको समझा के दिया है। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ अगर U की वैल्यू 0 है तो हम इसे डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि V इज इक्वल टू GT। अब सेकेंड इक्वेशन भी सेम वैसे ही, सेकेंड इक्वेशन न्यूटन का क्या था, S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। अब U की वैल्यू तो 0 है, सो 0 इंटू टी, ये इसकी पूरी वैल्यू क्या आ जाएंगी, इसकी पूरी वैल्यू 0 आ जाएंगी। सो हम इसे डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे यानी कैसे, यानी S इज इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर। अगला हम देखेंगे V² इज इक्वल टू 2GS। अब आपको पता होगा न्यूटन का थर्ड इक्वेशन क्या है, V² इज इक्वल टू U² प्लस 2AS। अब U की वैल्यू तो 0 है, तो इस पूरी जगह पर हम लिख देंगे 0, यानी कि ये हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, V² इज इक्वल टू 2GS। अब GS यहाँ G क्यों है, मैं भूल गया, ए इज इक्वल टू जी होता है फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए, इसलिए हम यहाँ क्या ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे जी। तो ये हो गया V² इज इक्वल टू 2GS। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हमारा अगला पॉइंट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेविटी की थ्योरी में। ये आपको जी, नीट और आगे आप जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम या फिर MST CET जिस एग्जाम के लिए, या फिर बोर्ड एग्जाम हो, किसी भी बोर्ड एग्जाम या फिर कोई भी एग्जाम, ये पॉइंट आपको बहुत काम आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। The force acting on this body is the gravitational pull of the earth m into g, which acts in the downward direction. To lift the body above the surface of the earth, we have to do work against the force of gravity. Now work done is equal to force into distance इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। सो फ्रेंड्स, ये क्या है, ये है पूरा का पूरा फॉर्मूला ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो हम आगे निकालेंगे, लेकिन उसके लिए ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो इसका मीनिंग मैं समझा देता हूँ। इसका मीनिंग क्या होता है कि जब भी कोई बॉडी होती है वो अर्थ के सरफेस पर जब होती है, सपोज़ ये क्या है, ये अर्थ है और यहाँ एक बॉडी रखी हुई है जिसका मास क्या है, यम है। अब जब भी इस बॉडी को हमें ऊपर की तरफ ले जाना है तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, यानी उस बॉडी को क्या करना पड़ेगा, ऊपर खींचना पड़ेगा या फिर नीचे से ऐसा पुश करना पड़ेगा। अब हम ऊपर से खींच तो नहीं सकते, तो एग्जैक्टली अर्थ है ये, तो हम नीचे से इस बॉडी को क्या करेंगे, पुश करेंगे। हम इस बॉडी को नीचे से पुश करेंगे, तभी तो ये बॉडी क्या होंगी, ये डिस्प्लेस होंगी ऊपर की तरफ, तभी ये बॉडी ऊपर की तरफ डिस्प्लेस होंगी। सो वर्क डन यहाँ क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब आपको ये तो पता होगा कि फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है m इंटू जी। सो फोर्स इंटू डिस्टेंस इज इक्वल्स टू m इंटू जी इंटू एच। यम इंटू जी इंटू डिस्टेंस, यानी क्या, यह डिस्टेंस का मतलब है जितना ये डिस्प्लेस हुआ, यानी ये क्या हो गई, ये हो गई इसकी हाइट। सो इसलिए हमें ये जो इक्वेशन मिलेगा वो क्या होगा, वर्क डन जितना काम हुआ है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, mgh। वर्क डन इज इक्वल्स टू mgh। ये फॉर्मूला आपको आगे बहुत काम आने वाला है। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, वेयर। अब इस फॉर्मूले में कौन सी वैल्यू क्या है ये देखते हैं। m इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी, स्मॉल जी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड h इज इक्वल टू हाइट ऑफ द बॉडी अबोव द रेफरेंस पॉइंट सी द सरफेस ऑफ द अर्थ। आगे हम देखेंगे, आगे देखिए, सिंस द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू mgh and energy is equal to mgh is
अगेन इज गेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट, इज गेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी कि क्या होगा, ई पी इज इक्वल टू एम जी, यानी वर्क डन क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू एम जी एच। सो जो एनर्जी होंगी वो क्या होंगी, एनर्जी, वो एनर्जी एम जी एच के इक्वल होंगी। और अब और का पॉइंट देखने वाले हैं, और के पॉइंट में बहुत मज़ा आता है क्योंकि उसमें फुल एक्सप्लेनेशन होता है। So here from the above equation we see that the potential energy of an object at a height h depend on the ground level or zero level you choose. One important point to note here is that the work done by gravity depends upon the difference in the vertical heights of the initial and the final position of the object and not the path along which of the object is moved. यानी क्या, इसका मीनिंग आपको ये समझना होगा कि जो भी इक्वेशन होता है ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, वो किस पे डिपेंड होता है, वो ग्राउंड लेवल पे डिपेंड होता है या फिर ज़ीरो लेवल पे जो आप चूज़ करते हो। ग्राउंड लेवल यानी क्या, सरफेस ऑफ द अर्थ। और आगे हमने देखा कि one important point to note here is that work done by the gravity depends on difference, डिपेंड्स ऑन, ये जो वर्क डन बाय द ग्रेविटी है ये किस पे डिपेंड करता है, ये वर्क डन बाय द ग्रेविटी डिपेंड करता है डिफरेंस इन द वर्टिकल हाइट ऑफ द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, अब देखिए ये है अर्थ, ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ है और एक ऑब्जेक्ट ये एट हाइट एच पे है। अब ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी क्या है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। सो जो वर्क डन है वो किस पे डिपेंड होगा, ये जो हाइट है इसकी सपोज हाइट हम ले लेते हैं एच वन और इसकी ले लेते हैं इसकी जो हाइट है वो लेंगे हम एच, इसकी जो भी हाइट है ना वो हम लेंगे एच टू, सपोज ले लीजिए इसकी हाइट क्या है इस ऑब्जेक्ट की, एच टू है। सो ये वर्क डन इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन इन दोनों के हाइट में का, ये जो डिफरेंस होगा ना इसके, इन दोनों के हाइट में का जो डिफरेंस है वर्टिकल हाइट उस पर डिपेंड करता है। ये अगर ये डिफरेंस ज़्यादा हो तो वो वर्क डन भी ज़्यादा होगा, कम हो तो वर्क डन भी कम होगा। अब ये डिपेंड करता है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ एक डायग्राम दी गई है। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कंसिडर द फिगर गिवन बिलो। अब ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये बॉडी ए है, ये बॉडी ये बी है, ये बी है। अब देखिए ये पाथ पे डिपेंड करता है, यानी कि आपको इस ए बॉडी को इस पोजीशन से यहाँ तक ले जाना है, यहाँ तक, लेकिन आपने डिपेंड ये करता है कि आप किस रास्ते से जा रहे हो, ये नहीं करता कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, डिपेंड करता है आपने कौन सा पाथ चूज़ किया। सो ये देखिए यहाँ जो पाथ है वो क्या है, ये स्ट्रेट पाथ है, लेकिन यहाँ जो है ये पहले सीधा गया, फिर थोड़ा सा क्या हुआ राइट मुड़ गया, फिर सीधा गया, फिर लेफ्ट मुड़ गया, फिर सीधा गया। यानी यहाँ क्या है, यहाँ पार्ट डिफरेंट है और यहाँ भी पार्ट डिफरेंट है, लेकिन दोनों कहाँ पहुँचे, दोनों सेम एक ही जगह पर जाकर पहुँचे हैं। ये अब ये भी यहाँ पहुँचा है और ये भी यही पहुँचा है। तो बस यही देखना था। अब आगे देखते हैं। मैंने जो अभी बताया फ्रेंड्स वो सब कुछ इस फिगर का ही एक्सप्लेनेशन है। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो सारे पॉइंट्स हैं मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा के देता हूँ, बाकी आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो दो हिस्सों में बांटी जाती है। यानी पहला क्या होता है, एट सरफेस ऑफ द अर्थ, एट सरफेस पे होती है। और सेकंड पॉइंट हम देखने वाले हैं कि एट हाइट एच फ्रॉम द सरफेस ऑफ द। अब देखिए ये क्या है, ये अर्थ है। अब यहाँ एक ऑब्जेक्ट हम इस पे ले लेते हैं, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होंगी फ्रेंड्स, इसकी पोटेंशियल एनर्जी होंगी -g बिग एम स्मॉल m अपॉन r।
ये इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। अब हम देखेंगे एट हाइट एच, यानी कि अगर आप अब देख सकते हैं, आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ समझा के दूंगा मैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट एट हाइट एच यानी अर्थ के सरफेस पर थोड़ा ऊपर, अर्थ के सरफेस से, ये देखिए यह है अर्थ है, ये अर्थ है और यहाँ है कोई ऑब्जेक्ट, और इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट है सपोज ले लीजिए एच। अब क्या होगा कि ये जो इसका सेंटर है और ये अर्थ का सेंटर है, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये जो है ये अर्थ की रेडियस प्लस ये जो सरफेस पे से इसकी जो हाइट है उतनी, यानी आर प्लस एच। इसलिए इसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो होगी माइनस जी एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच। बस यही डिफरेंस है इन दोनों फॉर्मूला में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे हम फ्रेंड्स। अब आप देख सकते हैं यहाँ कुछ मैंने नोटेड पॉइंट्स दिए हुए हैं कि स्ट्रेट्स और कंप्रेस्ड कॉइल्ड स्प्रिंग वाटर स्टोर अप हाइट इन डैम प्रोसेस भी, ये सारे एग्जाम्पल है कि बॉडी प्रोसेसिंग पोटेंशियल एनर्जी, उसके सारे क्या है एग्जाम्पल। अब ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी डिनोटेड बाय लेटर यू, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोटेंशियल एनर्जी यू से डिनोट करते हैं। आगे हम देखेंगे एक डायग्राम दी गई है और उसी का एक्सप्लेनेशन भी है कि ऑल द बॉडीज फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास m प्लेस्ड एट हाइट h अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एज शोन इन द फिगर। अब देखिए यहाँ ये एक बॉडी है, एक क्या है, ये एक बॉडी है, ये ग्राउंड लेवल है, ये पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की है U इज इक्वल टू एम जी एच। अब ये जो है ये बॉडी की क्या है, ये हाइट है, ये यहाँ आ गई बॉडी। बॉक्स इज लिफ्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि ये यहाँ था पहले, लेकिन यहाँ से ये हमने क्या लाया, यहाँ लाया, तो इसके पोटेंशियल एनर्जी P E इक्वल टू U इक्वल टू एम जी एच। और अगला पॉइंट, अगला और लास्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं इस चैप्टर का, जिसका नाम है एस्केप वेलोसिटी। बहुत ही मज़ेदार पॉइंट है। अब आपको एस्केप वेलोसिटी यानी इसका नाम पढ़ के ही समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ क्या है। तो आप देखिए एस्केप वेलोसिटी यानी क्या होता है। एस्केप वेलोसिटी होती है ये, लेकिन उसे स्पेशल बनाया गया है बाय यूजिंग द लेटर एस्केप यानी वेलोसिटी, लेकिन कैसी, एस्केप वेलोसिटी। तो चलिए देखते हैं आखिर ये एस्केप वेलोसिटी का फंडा है क्या, एस्केप वेलोसिटी आखिर होती क्या है। सो वी हैव सीन दैट व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड इट्स वेलोसिटी डिक्रीज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. The velocity becomes zero after reaching a certain height, and after that the stone starts falling down. Its maximum height depends upon the initial velocity. यानी एक सिंपल सा पॉइंट है फ्रेंड्स ये। अब देखिए ये क्या है, ये अर्थ है। यहाँ से आपने एक ऑब्जेक्ट को क्या करा, ऊपर फेंका विथ इनिशियल वेलोसिटी समथिंग n मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम इनिशियल वेलोसिटी को सपोज करते हैं कि वो क्या है, सपोज वो n मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, सेकेंड स्क्वायर नहीं, सिर्फ मीटर पर सेकेंड। सो वो क्या होगा, एक सर्टन हाइट तक जाएगा वो ऑब्जेक्ट, ऊपर की तरफ एक सर्टन हाइट तक जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होंगी फ्रेंड्स, उसके बाद वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो वेलोसिटी हो जाएंगी वो हो जाएंगी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो, जिसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर हावी होते जाएगा। अब वो ग्रेविटेशनल फोर्स हैवी होते गया कि वो क्या होगा, फिर से नीचे की डायरेक्शन में आ जाएगा, नीचे की डायरेक्शन में गिरना स्टार्ट हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये न्यूटन का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि जब हम ऊपर की तरफ उसे फेंकेंगे तब क्या होगा कि उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएंगी और वो नीचे गिरना चालू होगा। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ हमने
ज़ीरो ली एंड ए इज़ इक्वल टू माइनस जी इसलिए क्योंकि हमने क्या, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर नीचे गिर रहा है, अर्थ पे नीचे की तरफ गिर रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन इक्वल टू पॉजिटिव जी होता है। लेकिन अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसका माइनस जी लेना है। क्यों? क्योंकि वो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स उसे जिस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। सो दोनों के डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, तो इसलिए यहाँ माइनस जी। देयरफॉर वी स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखा है? यहाँ वी स्क्वायर यहाँ जो दिया है वहाँ लिखा है ज़ीरो, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो ज़ीरो है। और यहाँ जो ए है इस फॉर्मूले में जो ए लिखा है उसकी जगह हमने लिखा है माइनस जी। अब ये सारी वैल्यू पुट कर दी हमने, तो उसके बाद हमको क्या मिलेगा? हमको एक इक्वेशन मिलेगा जो होगा यस इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वेयर अपॉन 2g। यस इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वेयर अपॉन 2g। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम एस्केप वेलोसिटी आखिर भाई होती क्या है, ये एस्केप वेलोसिटी चीज़ क्या है। सो बड़ी ही मज़ेदार चीज़ है, कोई चीज़ तो नहीं लेकिन वेलोसिटी है, लेकिन एकदम दिमाग फ्रेश कर देंगे आपका। तो चलिए देखते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी इज़ द मिनिमम स्पीड नीडेड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ द मैसिव बॉडी। अब आपको मैं समझाता हूँ कि आखिर ये चीज़ क्या है। तो ये देखिए, सपोज ये क्या है? ये है एक बॉडी है, ये क्या है? ये अर्थ है, ये अर्थ है। अब यहाँ पर एक बॉडी रखी है और ये क्या है? ये जो जितनी भी ये फील्ड है यहाँ तक क्या कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट हो रहा है, यानी ये रेंज है। इट इज़ द रेंज ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, यानी इस रेंज तक क्या होगा? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अट्रैक्ट करेगा। लेकिन इसके आउटवर्ड सपोज, अब आपको पता होगा कि मून जो है वो बहुत, सपोज मार्स ले लीजिए। अब एक ये मार्स प्लैनेट है। अब आपको मंगलयान तो पता होगा, इंडिया ने 2012 में मंगलयान भेजा था कहाँ? मार्स पर, उसका ऑब्जर्वेशन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, सपोज लेते हैं कि ये जो हमारी बॉडी है ये क्या है? यहाँ मंगलयान है, ये मंगलयान है। अब हमें क्या करना है? इसे यहाँ से तो ये मार्स पे पहुँचाना है, इसे मार्स पे पहुँचाना है। तो हम ये कैसे करेंगे? अब यहाँ तक जो है ये तो ग्रेविटेशनल फील्ड है अर्थ की, तो इस यहाँ तक अगर वो मंगलयान गया भी तो वो कहाँ? वो वापस नीचे की तरफ आ जाएगा। और फोर्स तो हमारे पास इतना होगा नहीं कि हम उसको सालों तक इतना फोर्स अप्लाई तो नहीं कर सकते कि सालों तक उसे फील्ड में ऐसा तैरता हुआ रखे यहाँ इस फील्ड में नहीं। तो हमें क्या करना होगा? इस पूरे मंगलयान को डायरेक्टली इस फील्ड के बाहर भेजना होगा। अब इस फील्ड के बाहर, यानी कि यहाँ जब ये मंगलयान आ जाएगा तो क्या होगा? ये फील्ड तो ग्रेविटेशनल फील्ड यहीं तक है, तो क्या होगा? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर एक्ट नहीं होगा और ये अर्थ की तरफ खींचा नहीं आएगा। तो बस यही काम करने के लिए जो वेलोसिटी ज़रूरी होती है उस वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ बोलते, एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ कहते हैं। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर पहुंचाने के लिए जितनी वेलोसिटी की ज़रूरत होती है उसे एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। बस आपको इस पूरे पॉइंट में इतना ही देखना था। अब देखते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ दिए हुए हैं मैंने। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वेयर एस्केप। ये जो v के नीचे जो ESC लगा है ना फ्रेंड्स, ये क्या है? ये एस्केप वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन है। इसे एस्केप वेलोसिटी ऐसे रिप्रेजेंट की जाती है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -gmm अपॉन आर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। टोटल एनर्जी इक्वल टू E1 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जब इसको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2 mv स्क्वेयर माइनस GMM अपॉन आर।
इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। नाउ एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, ये जो सारा था ये पूरा अर्थ के ऊपर था। अर्थ के ऊपर सारों की ये जो सारी है पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल, फिर काइनेटिक एनर्जी, ये अर्थ पर कितनी होती है। अब एट इनफाइनाइट डिस्टेंस यानी कि अर्थ के ऊपर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है 0। पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होती है, वो भी होती है 0। और टोटल एनर्जी क्या होंगी, टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, 0 ही होगा। और इसे हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो चलिए आगे देखते हैं। जब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंबाइन करेंगे यानी E1 इक्वल टू E2, तो हमें मिलेगा 1/2 mv² माइनस gmm अपॉन r इज इक्वल टू 0। फिर हमने सिंपली क्या करना है, हाँ, ये जो पूरा माइनस gmm अपॉन आर है इसे क्या ले जाना है हमने लेफ्ट साइड में। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा v² इज इक्वल टू 2gm अपॉन आर। और इसीलिए अब ये स्क्वायर हटा देने का है हमें v², तो v इज इक्वल टू इसका क्या लेंगे हम स्क्वायर रूट। v इज इक्वल टू हमें मिलेगा, v इज इक्वल टू √2gm अपॉन आर। और याद रखिए ये v के नीचे क्या है, ESC, यानी ये क्या है, ये इसकेप वेलोसिटी है। तो ये सिंपली क्या हो गया, ये पूरा फॉर्मूला जो है वो हो गया इसकेप वेलोसिटी का फॉर्मूला। यानी अब आप इसका यूज़ करके इसकेप वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि हमें पता है g इज इक्वल टू gm अपॉन r²। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम gm इज इक्वल टू क्या होगा, gr²। अब इस वैल्यू को हमें इस फॉर्मूले में क्या करना है, पुट करना है gm की जगह पर। तो हम यहाँ gm की जगह पर ये पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा gr² अपॉन आर। अब देखिए यहाँ जो नीचे का आ रहा है ये हो जाएगा कैंसल, और ये जो स्क्वायर है ये भी कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ मिलेगा हमें 2gr। तो देखा आपने, इस तरह आपको मिल गया ये सेकेंड वाला फॉर्मूला, यानी इसका वेलोसिटी इक्वल टू √2gr। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आपको अगला पॉइंट क्या है। The formula of escape velocity contains the constant g, which is called the universal gravitational constant. Its value is 6.673 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. The unit for the escape velocity in meter per second is meter per second. Escape velocity, escape velocity अभी तक हमने जो देखा वही है, ये पूरा का पूरा उसका ही रिप्रेजेंटेशन है। देखिए इसके वेलोसिटी इज इक्वल टू √2gm अपॉन आर, जहाँ जो आर क्या है, अब देखिए ये मून के लिए है। यम जो है ये सपोज मास ऑफ द मून, आर इज मास रेडियस ऑफ द मून। तो वी इसके वेलोसिटी ऑफ मून क्या होंगी, इसके वेलोसिटी ऑफ मून भी √2gm अपॉन आर ही होंगी। लास्ट वाला पॉइंट हम देखेंगे फ्रेंड्स। मैंने फर्स्ट वीडियो में मास और वेट जो है इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, आप जाके एक बार वो एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। और हाँ, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये पूरी पिक्चर मैंने स्पेशली आपको एग्ज़ाम में हेल्प होने के लिए दी है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमें इस वीडियो में बस इतना ही देखना था। और यहाँ हमने साइंस का फर्स्ट चैप्टर यानी ग्रेविटेशन 10th का पूरा कंप्लीट कर लिया है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो सच में लाइक लगा होगा, लाइक का आपने किया होगा, एकदम आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिला होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपको ज़्यादा अपडेट चाहिए और ये सारी PDFs चाहिए तो सारे HD क्वालिटी के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, वहाँ पर जल्दी से ज्वाइन कीजिए। और हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक और सारे सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो करना ना भूलिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू फ्रॉम PG एजुकेटर।